गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपना टॉपिक है लेसन नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अर्थात विद्युत धारिता। देखिए बच्चों, अपन ने लेसन नंबर 3 तक पढ़ चुका है अपन ने, और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर है। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताया था कि लेसन नंबर 1 to 4 ये सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, स्थिर विद्युत में आता है। तो ये स्थिर विद्युत का लास्ट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, विद्युत धारिता वाला। देखिए स्टूडेंट्स, अपन टॉपिक पर चलने से पहले अर्थात चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बातों को इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ फैक्ट्स जो है अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ेंगे अर्थात विद्युत धारिता पढ़ेंगे। तो विद्युत धारिता पढ़ने से पहले कौन कौन से टर्म्स होते हैं वो आपको पहले बता देते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक। ये 3 टर्म हैं सबसे पहले। तो देखिए बच्चों, चालक क्या होता है, अपन क्लास 10, 9 छोटी क्लासों में अपने पढ़ा है चालक क्या होता है। और छोटी क्लासों में अपने पढ़ा था कि चालक वे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अर्थात वो तो चालक की अपन ने किसके आधार पर परिभाषा दी थी, वो दी थी विद्युत धारा के आधार के ऊपर। अपन इनको देंगे आवेश के आधार पर, अर्थात आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है चालक। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि क्या होते हैं? चालकों की कैटेगरीज में आते हैं, कंडक्टर की कैटेगरीज में आते हैं। देखिए बच्चों, ये चालक क्यों हैं? देखिए अपन सब जानते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ जो होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु में क्या होता है? एक मध्य में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन से उसमें क्या होते हैं? धातु के अंदर चालकों में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये क्या करता है? आवेश का प्रवाह होता है। ओके, तो चालक क्या होते हैं? जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। और बच्चों, मैंने आपको पहले एक बताया भी था कि जो चालक होते हैं, किसी भी चालक यानी कोई भी चालक हो सकता है। अगर चालक को अपन अगर आवेश देते हैं तो जो चालक को आवेश दिया जाता है वह उसकी कहाँ पर आ जाता है? पृष्ठ पर आ जाता है। संपूर्ण आवेश चालक के कहाँ पर आ जाता है? पृष्ठ पर आ जाता है। और अंदर आवेश कितना होता है? Q in 0 हो जाता है। ओके बच्चों, क्यों आ जाता है ये? मैंने बहुत बार आपको जब मैं पढ़ाया था गोले के बारे में बताया था, खोखले गोले के, ठोस गोले के बारे में, जब मैंने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो पूरा संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। अब पृष्ठ से बाहर नहीं जा सकता है, जाने के लिए कोई जगह नहीं है, आवेश के फ्लो होने के लिए कोई माध्यम नहीं है। और आवेश का जो फ्लो होता है वह चालक में ही होता है। तो चालक को जो आवेश देते हैं कहाँ पे आ जाता है? पृष्ठ पर आ जाता है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको बताया चालक क्या होता है, इसके बारे में अपन ने अच्छी तरह से जान लिया है। और चालक में ये चालकता किसके कारण से होती है? ये इसकी जो आवेश होता है वह क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो होता रहता है, जिसके कारण वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। दूसरा होता है कुचालक। इसका दूसरा भी नाम होता है बच्चों विद्युत रोधी। विद्युत रोधी देखिए, चालक और विद्युत रोधी एक ही बात, वो कुचालक और विद्युत रोधी एक ही बात होते हैं। कुचालक का मतलब होता है नॉन कंडक्टर, जो आवेश का कंडक्ट नहीं कर सकता है, अर्थात जिनमें से आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, वो कहलाता है विद्युत रोधी या कुचालक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक और क्या क्या हो सकता है? कागज़, मोम आदि क्या होता है? कुचालकों की कैटेगरीज में आते हैं। इनमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। ओके बच्चों, और तीसरा आता है बेटा अर्धचालक। देखिए बेटा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कुचालकों के बारे में। अगर अपन वहाँ पे जब पढ़ा था गोले के कारण विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था, तो मैंने उसके 2 जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी, एक तो कुचालक के कारण और एक चालक के कारण। अगर मान लीजिए किसी कुचालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है, किसी भी कुचालक पदार्थ को क्या किया जाता है?
आवेश दिया जाता है तो आवेश उसी स्थान पर रहता है जहाँ पर अपन आवेश देते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है अपना, बोर्ड को अपन अगर मान लीजिए मैं आवेश देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर भी आवेश दे सकता हूँ इसको, क्योंकि आवेश जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या का है, प्लास्टिक का है, लकड़ी का है, जिसके कारण क्या होगा, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो नहीं होगा। तो मैंने जहाँ पे आवेश दिया है वहाँ पर ही क्या रह जाएगा, आवेश विद्यमान रहेगा। अगर मान लीजिए मैं मेरे पास में ये जो कड़ा पेन रखा है मैंने, इसको अगर मैं आवेश दूंगा तो आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, अंदर भी रहेगा और बाहर भी पृष्ठ पर आ जाएगा। तो चालक और कुचालक में मेन डिफरेंस यही होता है कि कुचालक को आवेश जहाँ पे दिया जाता है वहीं पे रह जाता है, और चालक को अगर आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश कहाँ पे आ जाता है, पृष्ठ पे आ जाता है। ओके बच्चों, एक मैं आपको बात और बता देता हूँ। मान लीजिए अपन किसी कुचालक को, वो चालक जो होता है मान लीजिए उसको घर्षण द्वारा मैं आवेशित करना चाहूँ, अगर मैं क्या करूँ, घर्षण करवा के किसी दो चालकी चालक यानी कि दो धातु को, जैसे मैं सोना ले लूँ, चांदी ले लूँ, तांबा ले लूँ, या तांबा सोना या सोना चांदी या चांदी तांबा या ओनली सोना सोना ले लूँ, उन दोनों को मैं घर्षण करवाता हूँ। तो मैं घर्षण करवाऊँगा तो क्या पाते हैं अपन, यह प्राप्त करते हैं कि वो कभी आवेशित होगा ही नहीं। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब उसको अपन क्या करते हैं, आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, लेकिन वो चालक है, चालक होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाउंस भी आ जाते हैं, बैक फ्लो हो जाता है, आवेश का बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो होने के कारण वो क्या कर देता है, वापस उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन चालक को कभी भी घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, और कुचालकों को अपन घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। अब चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किस प्रकार से करेंगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा, तो उसका मेरे पास में आंसर है। आंसर क्या है बच्चों, कि चालक को कुचालक से घर्षण करवाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। दो अगर चालक चालक है तो उनको अपन आवेश घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों अर्धचालक में। देखिए अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर जो अपना है उसके अंदर अपन डीपली स्टडी भी करेंगे इसके अंदर, कि कुचालक वे अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर तो कुचालकों की भांति कार्य करते हैं, और सामान्य ताप पर किसकी भांति कार्य करते हैं, चालकों की भांति कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं वो दो ऐसे मतलब कि एलिमेंट है जो क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ओके बच्चों, तो अपन ने देखा चालक, अर्धचालक और कुचालक क्या होते हैं। ओके, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, ये सिर्फ अपन ने क्या करेंगे, विद्युत धारिता का इंट्रोड्यूस यानी कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इनका यूज वहाँ पर आता रहता है। तो देखिए मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होता है। देखिए बच्चों, अपन सब जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। अर्थात परमाणु में क्या होता है, नाभिक होती है, और नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ओके, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कक्षाएं होती है, और इन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। जैसे इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4-5 इलेक्ट्रॉन है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन ने पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। और जैसे जैसे अब देखिए ये नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ये नाभिक के पास वाली जो कक्षा है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो नाभिकीय प्रबल बल से बंधे रहते हैं, अर्थात ये बद्ध रहते हैं, इससे बंधे हुए रहते हैं। तो ये तो कहलाता है बद्धावेश। जैसे 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 अपन क्या करते हैं, नाभिक से दूर होते जाते हैं, तो जो सबसे बाहर होती है, यानी कि नाभिक से जो कक्षा अधिक दूरी पे होता है उस पर नाभिकीय बल क्या होता है, दुर्बल होता है। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मतलब बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, चालक के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ब्राउनी गति करते रहते हैं। इस कारण से, और वही जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, जिन पर क्या होता है,
इसका नाभिक का जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो बिल्कुल दुर्बल होता है, यानी कि ये तो बंधे हुए रहते हैं नाभिक के, बिल्कुल क्लोजली बाउंडेड रहते हैं। और ये जो बाहर के जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं, इन पर नाभिकीय बल क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। और ये जो नाभिकीय न्यूक्लियस फोर्स जो होता है वह वीक होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, पदार्थ के अंदर गति करते रहते हैं, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यही क्या करेंगे, अपने को चालक और कुचालक, चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, और कुचालकों में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो अपन ने बद्ध आवेश का मतलब जो आवेश इसके क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, अगर फ्री है, जिनके ऊपर न्यूक्लियस फोर्स का कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि वो बहुत न्यूक्लियस फोर्स क्या है, बहुत वीक है, तो वीक होने के कारण इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो ये क्या करते रहेंगे, उसके पदार्थ के अंदर ही क्या कर देंगे, विचरण करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। देखो बच्चों, ये कभी उससे सिंपली बाहर नहीं निकल सकता है। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाह्यतम कक्षा में वो क्या होने चाहिए, वीकली बाउंडेड है, किससे, न्यूक्लियस फोर्स से, यानी कि जो नाभिक उससे वीकली बाउंडेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहिए, उस पदार्थ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन सिंपली ये नहीं निकलते हैं, इनको बाहर निकालने के लिए की प्रोसेस होती है, यानी कि इनको एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे ये क्या होते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं, चालक से बाहर निकल जाते हैं, जिसको आपने अगर 11th क्लास से पढ़ा होगा, 12th में पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से बद्ध आवेश और अपन ने मुक्त आवेश अपन ने पढ़ लिया है। मुक्त आवेश मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बाहर होते हैं, और बद्ध आवेश यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। ओके, इसके बाद में बेटा अपन पढ़ेंगे पैराविद्युत पदार्थ। क्या पढ़ेंगे अपन, पैराविद्युत पदार्थ पढ़ेंगे। तो देखिए पैराविद्युत पदार्थ क्या होता है। पैराविद्युत पदार्थ, पैराविद्युत पदार्थ क्या होता है, यानी कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाह नहीं होने देते हैं। अब नहीं होने देते तो क्या कुचालक होंगे, कुचालक भी नहीं है, पैराविद्युत थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अब्रक का तेल, मोम आदि क्या होते हैं, पैराविद्युत पदार्थ होते हैं। इनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन उनको उठाकर कहाँ पे रख देंगे हम, कहाँ पे रख दें, अगर उनको विद्युत क्षेत्र में रख दें तो वो विद्युत प्रभाव क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पैराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ध्रुवीय पैराविद्युत, पहला तो कौन सा होता है, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ, और दूसरा होता है अध्रुवीय पैराविद्युत। ध्रुवीय पैराविद्युत और अध्रुवीय पैराविद्युत, दो प्रकार के पैराविद्युत होते हैं। अब देखिए बेटा, पहला अपन करते हैं ध्रुवीय पैराविद्युत। ध्रुवीय पैराविद्युत कौन से होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धनायन और ऋणायन का केंद्र जो होता है वह संपाती नहीं होता है, कौन सा कहलाते हैं, अध्रुवीय पैराविद्युत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl और H2O। देखिए बेटा, इसमें H2O में क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये होता है H, ये होता है H और ये होता है O। ये देखिए इनमें ये तो ऋणायन है और ये क्या है, धनायन है। अब धनायन और ऋणायन का क्या होता है, केंद्र संपाती नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है ऐसे, ये इधर होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, दोनों का क्या है, केंद्र अलग अलग होता है। वो ध्रुवीय पैराविद्युत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HCl और H2O। HCl और H2O क्या होते हैं, ध्रुवीय पैराविद्युत होते हैं। देखिए बच्चों, जब अपन एक बात करते हैं कि इनमें क्या होता है, ध्रुवीय पैराविद्युत में धनायन तथा ऋणायन, यानी कि धनावेश और ऋणावेश, ऋणायन का केंद्र संपाती नहीं होता है, संपाती
नहीं होता है, यानी कहने का मतलब होता है कि धनायन और ऋणायन का केंद्र क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल ये धनायन है और ये ऋणायन है, यहाँ पर तो धनायन का केंद्र होता है, यहाँ पे ऋणायन का केंद्र होता है। देखिए धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, बहुत ही अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव होता है Q इंटू डी। देखिए दोनों आवेशों के मध्य की कुछ दूरी होती है, तो इनका क्या होता है, कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। ओके बच्चों, और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जिनमें धनायन और ऋणायन का केंद्र क्या होता है, समपाती होता है। ओके, देखिए धनायन तथा ऋणायन का केंद्र क्या होता है, समपाती होता है, वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे होता है, ये माइनस और ये प्लस दोनों एक ही जगह पर होते हैं। इनको कई किताब में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये यहाँ पर धनायन का केंद्र है और यहाँ पर ऋणायन का केंद्र है। दोनों का केंद्र क्या होता है, समपाती होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक गोला यहाँ पे रखा और एक गोला यहाँ पे रख दिया, एक चूड़ी तो यहाँ पे रख दी और एक चूड़ी को मैंने यहाँ पे रख दी, दोनों का केंद्र क्या है, समपाती है, अर्थात दोनों के बीच की दूरी d क्या है, 0 है, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। यानी कि इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किनका, ध्रुवीय पराविद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जबकि अध्रुवीय पराविद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इन दोनों का केंद्र समपाती होता है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 0 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, इसका समपाती नहीं होता है। देखिए बच्चों अध्रुवीय पराविद्युत जो होता है, अध्रुवीय पराविद्युत कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर अध्रुवीय पराविद्युत है, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर E बराबर 0 है। दोनों का क्या है, E बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है, अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। अगर मैं यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित कर देता हूँ, अगर यहाँ पे क्या कर दें अपन, बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित कर दें और किधर कर दें, इधर से इधर उसकी डायरेक्शन है, तो इधर ऐसे हो जाएगा, ये पराविद्युत कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, इधर तो माइनस इधर प्लस, और ऐसे थोड़ा सा पिचक जाएगा। यानी कि इनकी पहले तो दूरी कम थी थोड़ी, अब क्या हो गई, दूरी बढ़ गई है। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये विद्युत क्षेत्र में रखने पर ऐसे हो गया, और विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या हो गया, इनमें ये ध्रुवित हो गए। अब ध्रुवित होना क्या कहलाता है, अर्थात इनका ध्रुवण हो गया। ध्रुवण का मतलब क्या हो गया, इनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया, यानी कि पहले भी था लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन देखिए इसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है 0। परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है 0। यानी कि मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये ऐसे होता है फिजिकली, कई बुक्स में ऐसे भी आपको मिल जाएगा इसका डायग्राम, ये ऐसे, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ऐसे अनियमित होगा। जिसके कारण क्या हो जाता है, इनका जो, अब देखिए प्रत्येक अणु का तो द्विध्रुव आघूर्ण है, इस अणु का भी है, इस अणु का भी है, इस अणु का भी, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन जो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण होता है P टोटल, वो क्या होता है बच्चों, इसका 0 होता है। इसका जो टोटली कौन से में पढ़ रहे हैं, कौन से पराविद्युत में, ध्रुवीय पराविद्युत में, ये ध्रुवीय पराविद्युत का अपन पढ़ रहे हैं। यानी कि ध्रुवीय पराविद्युत के अंदर प्रत्येक अणु का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसके धनायन और ऋणायन का केंद्र क्या होता है, समपाती नहीं होता है। लेकिन पूरे पदार्थ का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और क्यों होता है, जब E = 0 हो तब, जब इसको कोई किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो प्रत्येक अणु क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, अलग अलग होने के कारण उसके परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 हो जाता है। जब अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है जहाँ पे
ई डज नॉट इक्वल टू 0, इसकी डायरेक्शन किधर है, ई की इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट की ओर है। तो देखिए ये सारे जितने भी अणु थे वो क्या हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में संरेखित हो जाते हैं। संरेखित होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, अर्थात इस जगह तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 था और यहाँ पर पी टोटल कितना है, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। और ये द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, हो जाना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, दूरवण कहलाता है। ओके बच्चों, ये क्या कहलाता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाना ही क्या कहलाता है, इसका दूरवण कहलाता है, अर्थात तो वो ध्रुवित हो जाते हैं। ओके, अब आते हैं अपने किस बात पर, अध्रुवीय पराविद्युत में आते हैं। अब अध्रुवीय पराविद्युत है, मान लीजिए अध्रुवीय पराविद्युत। अध्रुवीय पराविद्युत क्या होता है कि उनमें धनायन और ऋणायन का केंद्र क्या होता है, समपाती होता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये छोटा सा धनायन है, कोई ऋणायन है, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, इसको कैसे भी लिख सकते हैं दोनों को। ये इसको इजी वे में कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको समझा दूँ, ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये धनायन और ऋणायन का केंद्र समपाती नहीं है बच्चों, एक प्लस का ऊपर है, माइनस का नीचे है। ओके, ई इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 0 है, और पी टोटल भी कितना है, इसका कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो भी क्या है, 0 है। अब इसको मान लीजिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, और बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, और ई की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे पिचक जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। थोड़ा सा पहले गोल थे, अब थोड़ा सा अंडाकार में हो गए, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। और यहाँ पर इसमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रेरित हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत, वो क्या कहते हैं उसको, दूरवण कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने पराविद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ा है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत धारिता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डस्टर कहाँ गया भाई, डस्टर, विद्युत धारिता। अब अपन टॉपिक पर आते हैं। ओके बच्चों, कल थोड़ा सा आपको इसको इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं, कल एक बार और इसको अपन पढ़ लेंगे। अपना टॉपिक है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं विद्युत धारिता। यानी कि किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। आज इसको छोटा सा अपन इंट्रोड्यूस करेंगे ओनली। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है फेरड। क्या होता है बेटा मात्रक इसका, फेरड होता है, फेराडे नहीं होता है, फेरड होता है। ओके बच्चों, तो देखिए क्या होता है इसका मात्रक, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, धारिता कहलाती है। यानी कि किसी भी चालक को अपन आवेश देते हैं तो उसको आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, धारिता कहते हैं। और धारिता क्या होती है, C बराबर होता है Q/V। अर्थात किसी भी चालक को अगर आवेश दिया जाता है, अगर किसी भी चालक को क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो क्या होता है, विभव भी उसी दर में बढ़ने लग जाता है। और इसको मैं लिख सकता हूँ V = CQ, जहाँ C चालक की धारिता है, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q = CV और C = Q/V। ये होती है चालक की धारिता। ओके बच्चों, अब इसका मात्रक निकालना चाहता हूँ। यहाँ जो C मैंने इंडिकेट किया है,
वेयर जहाँ पे C इज कांस्टेंट। ये C क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसी को क्या कहते हैं? चालक की धारिता। क्या होता है बच्चों? धारिता कहलाती है। और धारिता का मात्रक निकालना चाहूँ तो इसका मात्रक होता है फेरड। ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका ऐसा ही मात्रक होता है फेरड। ऐसा ही मात्रक फेरड होता है। इसको F से डिनोटेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर C बराबर Q/V और C का मात्रक बराबर Q का मात्रक अपॉन V का मात्रक। V क्या है? विभव है। ओके, ये क्या कहलाता है? C का मात्रक बराबर Q का मात्रक अपॉन V का मात्रक। ओके, तो चलते हैं अपन आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे निकालेंगे Q का मात्रक। C का मात्रक अपन ने अभी जस्ट ही निकाला है। क्या होता है? C का मात्रक फेरड होता है, सही। और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ओके, तो 1 फेरड इक्वल्स टू होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ओके बच्चों, ये क्या आ जाएगा? इसका फेरड का परिभाषा आ गई अपने पास में। 1 फेरड बराबर क्या होता है? 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात पे, इसकी वीमा। इसकी क्या निकालेंगे बेटा? इसकी वीमा निकालेंगे। याद रखना इसको, C का फॉर्मूला। C बराबर होता है Q/V। C बराबर Q/V। तो C की वीमा बराबर Q/V की वीमा। ओके, तो देखिए बच्चों, वोल्ट V इक्वल टू होता है W/Q0। ओके, तो देखिए Q बराबर क्या होगा? कूलाम। Q बराबर क्या होगा? कूलाम होता है Q बराबर। और V की जगह में क्या रख सकता हूँ? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, यानी कि मैं इसको ये प्रति को भी ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, प्रति को ऐसे भी लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, यानी कि जूल बटे कूलाम। तो कूलाम कहाँ चल जाएगा? कूलाम अपॉन जूल। ये भी इसका कूलाम स्क्वायर इंटू जूल। ये भी क्या हो? C का मात्रक होता है। अब देखिए कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक। और इसकी ईमा कितनी होती है? A1T1। ओके बच्चों, और जूल क्या होता है? कार्य का मात्रक। और कार्य की ईमा क्या होती है? M1L2T-2। अगर नहीं आता है तो देख लीजिए इधर, W बराबर होता है F.D। F की ईमा होती है M1L1T-2 और विस्थापन की होती है L1। तो M1L और L2T-2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? M1 M-1 ऊपर चल जाएगा तो L-2 ऊपर जाएगा तो, और ये ऊपर जाके कितना बचेगा? प्लस का, तो T3 और A2। सॉरी यहाँ पर क्या है? ये 2 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए T2 पहले ऑलरेडी था और ये भी ऊपर चल जाएगा, T+2 हो जाएगा। और ये A कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा M1L-2 T4 और A2। ये आ गई इसकी वीमा। अब इसके बारे में अपन करेंगे नेक्स्ट डे चर्चा, इसकी फुल्ली चर्चा करेंगे। विद्युत धारिता की क्या होती है, किस किस पर डिपेंड करती है, और जो गोलाकार चालक होता है उसकी धारिता क्या होती है, बेलनाकार की क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, आदि अपन खूब सारे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।